नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। किस अनुच्छेद में ग्राम सभाओं का वर्णन है? अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभाओं का वर्णन है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? राजस्थान के नागौर में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई सर्वप्रथम। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर में। देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। ये 2 अक्टूबर 1952 में चलाया गया था। किसकी सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। पंचायत राज में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति महत्वपूर्ण संस्था है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार है। अनुच्छेद 243 सी में क्या दिया गया है? पंचायतों की संरचना के बारे में अनुच्छेद 243 में सी में दिया गया है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। पंचायती राज किस सूची में दर्ज हैं? ये राज्य सूची में दर्ज हैं। आइए, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायत राज की संरचना कितने स्तर की होनी चाहिए? 3 स्तर, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार पंचायत चुनाव हेतु निर्णय लेती है कि कब चुनाव कराना है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान है। पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला बाजार होता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में स्थापित हुआ था भारत का पहला नगर निगम। एक विकास खंड पर पंचायत कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण होता है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं पंचायती राज संस्थाएं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों को आरक्षित की गई थी? 73वां संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर करने का सुझाव दिया था पंचायत राज संस्थाओं को।
1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शुरू की गई थी। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है पंचायतों के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायतों के लिए निर्वाचक मंडल को करती है। आइए थोड़ी सी और बातें हम सुन लेते हैं, थोड़ी बातें हम करेंगे भारत के संविधान से। भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो संवैधानिक संस्था शायद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कौन होता है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसकी शक्तियों की प्रकृति केवल सिफारिशी होती है, सिफारिश करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा एक अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो संसद के तहत एक अधिनियम के द्वारा होता है, तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। देश में मानव अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी। थोड़ी सी बातें हम कुछ समिति हैं उन पर चर्चा करते हैं। संसद की वित्तीय समिति में प्राक्कलन समिति पर चर्चा करते हैं। अनुमान समिति भी कहते हैं, एस्टिमेट कमिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधारानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के जो कार्य हैं, अब किन विषयों पर रिपोर्ट देती है प्राक्कलन समिति, इसको याद करिएगा। सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, आदि विषयों पर प्राक्कलन समिति अपनी रिपोर्ट देती है। लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करके वीडियो खत्म करते हैं। लोक लेखा समिति को किस नाम से जानते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। 22 सदस्यों में 15 और 7 लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो इस समिति का अध्यक्ष 1967 से स्थापित प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। आइए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों के विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच कौन समिति करती है? यह लोक लेखा समिति करती है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि के व्यय की जांच कौन समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को कौन सी समिति खोज करती है? लोक लेखा समिति करती है। तो लोक लेखा समिति के बारे में आपने जान लिया। एक समिति और है, सरकारी उपक्रमों की समिति। तो इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य सरकारी उपक्रमों की समिति में होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे निर्वाचित होते हैं? सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नामित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष को नामित करता है। समिति कौन सी है? सरकारी उपक्रमों की समिति है। आइए इसके कार्य पर चर्चा करते हैं। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखाओं की, उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन समिति करती है? सरकारी उपक्रमों की समिति करती है। तो चलिए आज का वीडियो खत्म हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कमेंट हो कर दीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।